पारस अपने माता पिता को बचपन में ही एक रोड हादसे में खो चुका था। इसलिए बचपन से लेकर अभी यानी 21 साल की उम्र तक पारस की परवरिश उसके दादाजी ने ही की थी। वैसे तो पारस की गांव में सभी लड़कों से बनती थी, मगर उसका एक दोस्त बहुत ही खास था, अंकित। अंकित और पारस दोनों बचपन के दोस्त थे। कोई भी काम, समारोह वगैरह एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। एक बार की बात है, पारस को अपने नानी के घर जाना था। पारस ने अंकित को ये बात बताई। सुनना भाई, मैं जा रहा हूं अपने नानी के घर, 10-12 दिन वहीं रहूंगा। पारस की बात सुनकर अंकित का हंसता खेलता चेहरा अचानक से मायूस पड़ गया। अंकित का उतरा हुआ चेहरा देख पारस समझ गया उसके जाने से अंकित खुश नहीं है। तभी पारस अंकित से बोला, तू भी चलेगा मेरे साथ? घूम कर आएंगे, चल मजा आएगा। पारस की बात सुनकर अंकित फट से राजी हो गया, जिसके बाद दोनों निकलने की तैयारी में लग गए। पारस का गांव काफी दूर था, इसलिए उन दोनों ने सुबह वाली ट्रेन पकड़ी और शाम होते होते पारस और अंकित गांव के स्टेशन पर उतर गए। गर्मियों का मौसम चल रहा था, तभी तो शाम होने के बावजूद भी फिजा में रोशनी अभी भी थी। खैर, पारस और अंकित स्टेशन से बाहर निकले। गांव होने की वजह से स्टेशन के बाहर उतनी चहल पहल तो नहीं थी, मगर 2-4 साइकिल रिक्शा जरूर खड़े थे। पारस और अंकित एक रिक्शा वाले के पास गए। तभी पारस ने रिक्शा वाले से कहा, भैया अंधेरगढ़ गांव चलोगे? रिक्शे वाले ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों रिक्शा में चढ़कर बैठ गए। हालांकि पारस काफी सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा था, मगर उसे अभी भी अंधेरगढ़ गांव का चप्पा चप्पा याद है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पारस ने अंकित को जैसा बताया था, गांव उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा था। गांव में उस वक्त लोड शेडिंग हुई थी, जिस कारण बिजली ना होने की वजह से उन दोनों को घर के पीछे एक बागान में बैठने के लिए खाट लगा दिया गया। धीरे धीरे अब आसमान और जमीन दोनों पर अंधेरा कायम होने लगा था, मगर लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। पारस और अंकित खाट पर बैठे बैठे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही घंटों में शाम का हल्का अंधेरा रात के गहरे अंधेरे में तब्दील हो गया। तभी पारस की नानी चलते हुए उन दोनों के पास आई और बोली, चलो बेटा खाना खा लो, खाना बन गया है। तो इस पर पारस ने अपनी नानी से पूछा, नानी लाइट आ गई? नानी ने अपना सिर ना में हिलाया। नानी से ना का इशारा पाकर पारस बोला, नानी एक काम करो, आप हमारा खाना यहीं ले आओ और हमारा बिस्तर भी यहीं पर लगा दो। पारस की बात सुनकर पहले पहले तो नानी ने उसे बाहर सोने से मना कर दिया, मगर पारस और अंकित जब दोनों ही जिद पर उतर गए तो नानी को उनकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद वहां पर एक और खाट लगा दी गई और दोनों को खाना वहीं पर दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद पारस और अंकित दोनों एक एक खाट पर पसर गए। तब रात के 10 बज रहे थे। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखते देखते दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भले ही उस वक्त वहां पर हवा ना चल रही हो, मगर खुले माहौल में होने की वजह से उमस वाली गर्मी नहीं लग रही थी, जो 4 दीवारी के अंदर लगती है। बातें करते करते कब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, किसी को कुछ याद नहीं। उनके सो जाने के बाद माहौल में पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। गांव का कोई भी आदमी अपने अपने घरों से बाहर नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद
मगर जब पारस की आंख खुली तो उसे किसी के घास पर चलने की आवाज आ रही थी। पारस की नींद बहुत पतली थी, इसलिए घास पर चलने की धीमी आवाज सुनकर भी उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो कोई शख्स बगान में चलते हुए बगान से बाहर की तरफ जा रहा था। हालांकि सिर्फ चांद की रोशनी में उस आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, मगर उसका बदन और चलने का अंदाज देखकर पारस समझ गया कि ये उसका दोस्त अंकित है। मगर अंकित को इतनी रात गए बगान से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये पारस को समझ में नहीं आ रहा था। पारस ने सोचा शायद अंकित को नींद में चलने की आदत है, लिहाजा पारस अपने बिस्तर पर से उठकर अंकित के पास जाने लगा। अंकित के पास जाकर पारस ने उसे आवाज दिया, कहाँ जा रहा है तू? मगर पारस की बात का जवाब देने के बजाय अंकित बिना रुके चलता ही रहा। चलते हुए अंकित खेतों की तरफ जा रहा था। जिस हिसाब से वो संभल संभल कर चल रहा था, उसे देखकर पारस को ऐसा लग नहीं रहा था कि अंकित नींद में है। पर अगर वो नींद में नहीं है तो फिर वो रात में खेतों की तरफ क्यों जा रहा था? पारस ने सोचा वो भागकर अंकित के पास जाकर उसे रोक लेगा, मगर वो जितना तेज चलने की कोशिश कर रहा था, अंकित उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात हर पल गहराती जा रही थी। पारस को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिर अंकित उसकी आवाज सुनकर भी रुक क्यों नहीं रहा। गुस्से से तिल मिलाकर पारस ने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी पारस अंकित के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि अंकित सिर्फ चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पारस को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, मगर वो सिर्फ अपनी दोस्ती के खातिर चलता रहा। ऐसे ही कुछ देर चलते रहने के बाद पारस ने देखा कि अंकित खेत वाले रास्ते से अलग नीचे उतरकर नदी की तरफ जा रहा है। पारस ने उसे फिर आवाज लगाया, अरे उधर नदी है, उधर क्यों जा रहा है? रुक तो सही। मगर अंकित वो कहाँ रुकने वाला था। पारस की बात को अनसुना करके अंकित नदी की तरफ उतरता चला गया। उसके पीछे पीछे पारस भी नीचे उतरने लगा। नदी काफी ज्यादा बड़ी थी और नदी का बहाव काफी ज्यादा था। अंकित नदी से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। पारस के पास ये अच्छा मौका था उसे पकड़ने का, लिहाजा पारस भागता हुआ अंकित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकित तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया तू? इस पर अंकित बोला, मैं यहाँ पर मरने आया हूँ, तू चला जा यहाँ से। इस पर पारस ने अंकित को डांटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? ये क्या बैकी बातें कर रहा है? इस पर अंकित ने कहा ना मैंने, चला जा यहाँ से, मैं आज मर कर ही रहूंगा। इतना कहकर अंकित ने पारस को पीछे धक्का दे दिया। अंकित ने पारस को इतनी जोर से धक्का दिया कि पारस एकदम से जमीन पर गिर गया। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंकित के भीतर इतनी शक्ति कब से आ गई, मगर फिर भी पारस वहां से नहीं गया क्योंकि उसे अपने दोस्त अंकित की काफी फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं अंकित कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, लिहाजा पारस फिर से अंकित के पास गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर अंकित समझने को तैयार ही नहीं था कि तभी अंकित एकदम से पत्थर पर से उठा और जाकर नदी में कूद गया। ये देखकर पारस की आंखें फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, जिसके बाद पारस दौड़ता हुआ सीधे अपने नानी के घर आया। उसने अपनी नानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नानी ने कहा, रुको, पहले एक बार बगान में चलो। पारस को काफी अजीब लगा कि जब अंकित नदी में कूदा है तो उसकी नानी उसे बगान में क्यों ले जा रही है। खैर, वो दोनों बगान में पहुंचे। बगान में जाकर जब पारस ने अपने पीछे वाले खाट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंकित अपनी जगह पर सोया हुआ था। फिर नानी ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल जो नदी में कूदा था वो एक रूह था। गांव में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। बहुत लोग तो इन रूहों के चंगुल में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ सोने से मना कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो रूह हमारे बगान में भी आ सकती है। ये सब सुनकर पारस बहुत डर गया और कभी भी रात में बाहर नहीं सोया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन, क्या वो तेरे को बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ, ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर, राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूं। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख, अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना।
इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर, जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहां जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है?
कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई। हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में ज़रा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।